कुंवर पृथ्वीराज अब राजकुमार नहीं रहे थे। उन्हें महाराणा रायमल ने चित्तौड़ की सीमा से बाहर निकल जाने का दंड दिया था। एक बार तो पृथ्वीराज भी सन्नाटे में आ गए, फिर विरोध करने की सोची, परंतु महाराणा के रक्तिम नेत्रों को देखकर वे साहस नहीं जुटा पाए। तेरे जैसे भातृद्रोही षड्यंत्रकारी पुत्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जिसके हृदय में परिवार के लिए प्रेम और राज्य के प्रति शुभेच्छा न हो, उस कुलघाती को चित्तौड़ की धरती पर बोझ बनकर हम नहीं रहने दे सकते। यदि आज के बाद चित्तौड़ में तेरी सूरत दिखाई दी तो हम तुझे तलवार से मृत्युदंड देंगे। आज से तू चित्तौड़ के लिए मर गया। पृथ्वीराज को इन शब्दों ने अंदर तक हिला दिया था। वह जान गया था कि उसका भेद खुल गया है, परंतु कैसे, यह वह समझ नहीं पा रहा था। किसने उसके बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। वह माता के पास भी गया, जिसने उसे देखकर मुंह फेर लिया। कोई शंका नहीं थी कि अब चित्तौड़ में उसका दाना पानी उठ गया है। वह अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ मुंह लटकाए नगर से बाहर आ गया। रह रह कर उसे अपने बिगड़े खेल की याद आती। उसके सामने अपने छोटे भाई सांगा का चेहरा तैर उठता और उसका गला भरा था। पर अब क्या हो सकता था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह बीते हुए कल को बदल सके। पृथ्वीराज ने एक तरह से अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। पारंपरिक अधिकार से उसे मेवाड़ का राज्य मिल भी सकता था, परंतु अब तो उसे इससे भी हाथ धोना पड़ गया है। माता चारनी सच ही कहती थी कि वह कुछ भी करे, परंतु मेवाड़ का सिंहासन सांगा को ही मिलेगा। सांगा अभी जीवित था, इसमें कोई संदेह नहीं था। अपने साथियों के साथ चलते चलते पृथ्वीराज चित्तौड़ की सीमा से बाहर आ गए और अंधेरा होने पर वहीं रेगिस्तान में पड़ाव डाल दिया। उसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उसे भूख भी कहाँ थी। पृथ्वीराज ने बहुत सोच विचार कर अपने साथियों से कहा कि अब तो इस अपराध का प्रायश्चित और शक्ति संचय करना ही श्रेष्ठ रहेगा। पृथ्वीराज ने कहा, अब यही एकमात्र मार्ग है जिससे मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज का खोया हुआ सम्मान और प्रतिष्ठा वापस मिल सकती है। मेवाड़ के शत्रुओं का दमन करके अपनी राजनिष्ठा को दिखाना होगा, जिससे महाराणा के मन में हमारी आवश्यकता उत्पन्न हो सके। हमें वह कार्य करने होंगे जिनसे पिताश्री को प्रसन्नता मिले और वे हमारे अपराध को भूलने का प्रयास करें। पृथ्वीराज के एक साथी ने हामी में सिर हिलाया और बोला, सत्य कहा राजकुमार। अच्छाई एक दिन बुराई को समाप्त कर ही देती है। सत्कर्मों से पाप को धोया जा सकता है। यदि हम मेवाड़ के हित में कुछ ऐसे कार्य करें जिनसे राणा जी को प्रसन्नता हो, तो अवश्य ही उनके मन में परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। पृथ्वीराज ने पूछा, ऐसे कौन से कार्य हो सकते हैं? साथी सैनिक बोला, गोडवाड़ में मेवाड़ का शासन है, लेकिन वह पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश अरावली के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र के कारण जंगली जातियों की शरणस्थली है। जहाँ सदैव से हमारी सेना असहाय रही है, वहाँ के निवासी इन जंगली लुटेरों से भयभीत है और आए दिन दरबार में इनकी शिकायत आती रहती है। यदि हम वहाँ के विद्रोह का दमन करके प्रजा को निर्भय करें तो राणा जी बहुत प्रसन्न होंगे। कुंवर पृथ्वीराज ने ध्यान से सुना और बोले, सुना है कि इस क्षेत्र में मीणा जाति के लोगों ने चित्तौड़ के समानांतर अपना शासन स्थापित कर रखा है और उनके सरदारों का मुख्य दरबार नाडोलोई में लगता है। आए दिन हमारे सैनिकों की हत्या होती रहती है। गोंडवाड़ मेवाड़ का हिस्सा होकर भी अशांत और मेवाड़ से अलग है। फिर सोचना क्या है, हम गोंडवाड़ को पूरी तरह भयमुक्त करके मेवाड़ का शासन स्थापित करेंगे और मेवाड़ की शक्ति का वर्चस्व स्थापित करेंगे। उनका साथी सैनिक बोला, परंतु यह सरल कार्य नहीं है राजकुमार। पृथ्वीराज ने दृढ़ता से कहा, अब सरल कार्य करने से पृथ्वीराज का भला नहीं होगा मित्रों। ऐसे ही दुष्कर और राज्य हित के कार्यों से अपनी आवश्यकता पैदा करनी होगी, अन्यथा राजसुखों की बात भूलनी होगी। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 7वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।